तो बोला गया है कि दो माइंस के एम्प्लॉयमेंट के बीच आपको 12 घंटे को कम से कम गैप रखना पड़ेगा। मतलब अगर यही आदमी यहाँ आके काम करना चाहता है तो पिछला जो एम्प्लॉयमेंट है दूसरा खदान में और अभी का जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में कम से कम 12 ईयर का गैप रहना चाहिए। सेक्शन में क्या बताया गया है, इसमें बोला कोई भी आदमी किसी खदान में काम करने नहीं दिया जाएगा जो पिछले खदान में, ठीक है, किसी और खदान में पिछले 12 घंटों के अंदर काम कर रहा था। सिंपल सा बात है। किसी भी आदमी को किसी खान में काम करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो आदमी पिछले 12 घंटों के अंदर किसी दूसरे खदान में कार्यरत है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? इसमें कोई डाउट है क्या? उसी माइंस में काम करेगा तो 12 घंटे के अंदर सेम माइंस में काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे खदान में नहीं होना चाहिए। अदर माइंड बोला गया, एनी अदर माइंड, उसी माइंस में करेगा। हाँ, लेकिन इसका भी अभी एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे ना, सुपरवाइजिंग स्टाफ के लिए ये भी नियम लागू नहीं होता है जी। और सर जैसे 10 घंटा काम करेगा दूसरे माइंस में तो फिर दूसरे माइंस में कर सकता है 10 घंटा दूसरे माइंस में काम करेगा, हाँ कर सकता है। बोले ना मैक्सिमम आपको मिनिमम 12 घंटे का गैप रखना है। 12 घंटा का गैप रखना है। 12 घंटा का गैप 10 घंटा में नहीं कर पाएगा, कम से कम 13 नहीं करेगा। हाँ वही नहीं करेगा ना सर, 10 नहीं करेगा, नहीं करेगा। 13-14 घंटा सिंपल सा टाइम से हम आपको बताते हैं। तो अभी 2 माइंस में काम करने का इंटरवल 12 घंटा चाहिए। हाँ, अभी मान के चलिए सपोज यहाँ पे बज रहा है 8 AM, 8 में 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाता है? बताइए कितना हो जाता है? 20 होता है ना? 20 PM हो जाएगा, मतलब 8 PM हो जाएगा। 8 बजे यस है कि नहीं? 8 बज जाएगा। तो सपोज 8 PM लिख देते हैं। सपोज ना कि कोई आदमी 9 बजे, हम अब ये आपको समझ में आ गया किसके बीच में टाइम 8 12 घंटे डिफरेंस है। कोई आदमी ना 9 बजे, ठीक है, महीने में काम कर रहा था। अगर ये आदमी, ठीक है, अगर ये आदमी 7 बजे दूसरे खदान में काम करना चाहे ना तो काम नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट 8 बजे भी अगर वो करना चाहे तो काम माइन बी में नहीं कर पाएगा। कितना बजे कर पाएगा? 9 PM तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? सर 12 घंटे के बाद तो हो सकता है ना सर, 8:30 भी हो सकता है। 8:30 भी हो सकता है, हाँ ठीक है, लेकिन यही मेरा कहने का मतलब है कि 12 यहाँ 8:30 लिख दीजिए या फिर 8:10 भी लिख सकते हैं इसमें आप, 8:05 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 12 घंटे का गैप आपको रखना पड़ेगा। जी सर, इसमें ये कंफ्यूजन था सर इसमें कि शिफ्ट अगर खत्म होती है तो उसके बाद से किसी अदर माइंस में सर काम नहीं कर पाएगा सर। इस टाइप से हम पहले सोचो कि शिफ्ट का कोई यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि आपका नेचर ऑफ डिप्लॉयमेंट, मतलब टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट कितना समय तक रहा। मान के चलिए आपने ओवर टाइम ही कर दिया है, तब तो उसका काम है ना, काम तो कर ही रहे हैं। आपका टाइम था 8 से 4, ठीक है, आपका टाइम था कितना? 8 से 4 आपका टाइम था, है ना? आपने कर दिया 8 से लेके रात के 7 PM तक काम। मान लीजिए कर दिया 7 PM तक काम, ठीक है। वैसे तो 8 AM से 12 घंटे अगर हम टाइम लेते तो कितना होगा? कितना? 8 PM ठीक है, तो यही पे बताया गया। लेकिन यहाँ पे इसका लास्ट टाइम लेंगे ना। अब ये देखिए 7 PM खत्म हो रहा है इसका काम, 7 PM खत्म हो रहा है ना। अब यहाँ से 12 घंटा तक काम नहीं कर सकता, 12 घंटे के बाद ही काम करते। यहाँ से 12 7 कितना होगा? 19 होगा ना। 19 का मतलब 7 AM, समझ रहे हैं ना? मतलब 7 AM तक काम नहीं कर सकता, 7 AM के बाद काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से समझा दीजिए। हाँ ठीक है, देखिए पहले क्या होता था ना, पीपल यूज्ड टू वर्क इन 3 to 4 मंथ्स टू गेट मोर, ठीक है, सैलरीज। ऐसा होता था। एक आदमी 3-4 खदान में काम कर लिया, ठीक है, सैलरी मिलता था। उसके कारण क्या हुआ? मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट होने लगा। तो इसके लिए ये नियम लागू किया गया है कि कोई आदमी, ठीक है, एक ही आदमी 3-4 जगह काम ना कर पाए। इसके लिए बोला गया है कि अगर एक आदमी 2-3 खदान में काम करना चाहता है तो काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बीच में उसको रेस्ट मिले, टाइम मिले, ताकि जो भी उसको इफिशिएंसी कम हुआ उसको रिकवर करे। उसके लिए बोला गया कि 12 घंटे का टाइम दीजिए उसको, दो एम्प्लॉयमेंट के बीच में, है कि नहीं है? 8 से मतलब देखिए 8 बजे, एक सेकंड इसको मिटाते हैं, इधर लिख देते हैं। 8 बजे आप सुबह काम पे लगाए हैं, उसका काम खत्म हो रहा है 4 PM में, है ना? 4 PM में खत्म हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहां से आपको 12 घंटा लेना है ना। 12 और क्या कितना होगा? 16 का मतलब कितना हुआ? 4 AM। यहाँ तक आपको काम नहीं करवाना है, ठीक है सर, समझ? ठीक है, जब आपका काम खत्म हो रहा है तब से काम कीजिएगा ना। रेस्ट कह सकते हैं इसको कि उतना रेस्ट, 12 घंटे का रेस्ट चाहिए उसको। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, पर यहाँ रेस्ट शब्द नहीं लिखा है ना, तो वही लिख दीजिएगा कि नो पर्सन शैल रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ माइन, जो कि किसी दूसरे खदान में प्रीसीडिंग 12 आवर्स में काम कर रहा था। वर्ड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन का वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स क्या बोला गया कि प्रीसीडिंग 12 आवर, तो प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग नहीं, क्वेश्चन घुमा देगा, बोले प्रीसीडिंग के जगह सक्सीडिंग, तो लगेगा कि नहीं सेम ही वर्ड है, नहीं, प्रीसीडिंग ये मेन वर्ड है, प्रीसीडिंग 12 आवर ये मेन वर्ड है। पिछले 12 घंटे के अंदर काम नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा आदमी को कोई दूसरे खदान में नहीं काम करना चाहिए। ये हुआ प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन्स। क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक डाउट तो नहीं है? नहीं सर, सक्सेस क्या होगा? सक्सेस का मतलब इसके बाद 12 आगे आने वाला 12 घंटा सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग
है ना? समझ गए। चलिए अभी नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? एक्स्ट्रा सॉरी लिमिटेशन ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम ऑफ वर्क, सेक्शन नंबर 35 लिमिटेशन बता दिया है ना कि जो अपना वो ओवर टाइम है, ओवर टाइम के साथ साथ ठीक है हम लोग मैक्सिमम कितना समय तक काम कर सकते हैं इसके बारे में प्रोविजन है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी माइंस में काम कर रहे हैं, आपका ओवर टाइम भी हो रहा है, तो उसका जो ओवर टाइम की जो लिमिट है, ठीक है, ओवर टाइम का लिमिट प्लस जो आपका वर्किंग आवर की लिमिट, दोनों जोड़ की जो लिमिट है वो है 10 घंटा। हालांकि बहुत सारे केसेस है जहां पे इसमें छूट मिलता है, ठीक है। कहां गया? लिमिटेशन ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम ऑफ वर्क, लिमिटेशन ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम, है ना? ओवर टाइम फॉर्म बताइए सर, हाँ फॉर्म बताइए सर इसका ओवर टाइम का। हाँ बताइए कौन सा फॉर्म था? सो फॉर्म बी। और कंपल्सरी ऑफ रेस्ट का फॉर्म ई, फॉर्म एफ ई E है सर, ई अभी वाला ई है। फॉर्म ई सर। अपन ये वाला F था, अभी वाला ई है ना जी, ये सही। अभी वाला ई है, सॉरी अभी वाला ई है, ठीक है, किसका? कंपल्सरी ऑफ रेस्ट का, है ना? हाँ। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम, ठीक है, टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? वर्किंग टाइम प्लस ओवर टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है। इंक्लूडिंग ओवर टाइम इज इक्वल टू 10, ये मैक्सिमम। मतलब सर ओवर टाइम भी बस 2 घंटे का ही एक्स्ट्रा कर सकता है, ठीक है, 2 घंटे एक्स्ट्रा कर सकता है, पर इसका बहुत सारे एक्सेप्शन है, अच्छा है ना? आप 39 पढ़ते हैं ना, 39 सेक्शन, तो उसमें बहुत सारा क्लॉज बनाया गया है, ठीक है। तो उसके कारण से अगर आपको ज्यादा करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसको रोकने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा काम करना तो आपको देगा ही ना, है ना? जनरली वहाँ से हाँ, तो ओवर टाइम जनरली आपको सवाल में आता है तो आपका आंसर देना है, ठीक है, सिर्फ 10 आवर्स। बाकी अगर अलग से एक्सेप्शन ऑप्शन देंगे तो उसको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओवर टाइम, ठीक है, प्लस आपका वर्किंग आवर कितना हो जाएगा? 10 घंटा हो जाएगा। सर 10 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 घंटा से ज्यादा इंक्लूड ओवर टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इमरजेंसी आ जाता है सर जिसमें, ये अबव ग्राउंड और अंडरग्राउंड दोनों के लिए है ना? हाँ, अबव ग्राउंड और दोनों के लिए। एक दिन का है ये, ठीक है, ये 10 घंटा पर डे का है, ठीक है, एक दिन का ओवर टाइम, क्लियर। अभी आते हैं सेक्शन नंबर 36, नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क, नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट इसे बताया गया नोटिस रिगार्डिंग वर्क आवर में, कि आपको क्या करना है ना, कि जो मैनेजर रहेंगे वो पोस्ट करेंगे नोटिस ऑफ वर्किंग आवर, और जो पोस्ट करेंगे उसी में उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, शिफ्ट चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या है? शिफ्ट चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आना है ड्यूटी, नहीं तो नहीं आना है। जो वहां पे टाइम मेंशन किया हो रहेगा वही टाइम पे ही आपको आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही बताया कि खदान का जो मैनेजर है, ठीक है, खदान का जो ऑफिस है, वहां पे क्या करना है? वो लोग एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें टाइम लिखा हुआ रहेगा कि हाँ ये शिफ्ट का टाइम ये है, ये शिफ्ट का टाइम ये है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, है ना? तो ये इसमें बताया गया है। दूसरा सबसेक्शन क्या यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकेस ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट आने से पहले वाला, ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं। पहले बोला गया कि जो मैनेजर है प्रत्येक खदान के, वो क्या करेंगे? अपने ऑफिस, अपना माइंड का जो ऑफिस होगा ना उसके बाहर, माइंड का जो ऑफिस है उसके बाहर, यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऑफिस, ऑफिस के बाहर एक नोटिस चिपकाएंगे, ठीक है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ रहेगा? इस नोटिस में लिखा हुआ रहेगा कि स्टार्टिंग टाइम क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम क्या है और आपका एंडिंग टाइम क्या है। स्टार्टिंग को हम कमेंसमेंट लिख देते हैं क्योंकि माइंस एक्ट में कमेंसमेंट लिखा हुआ है। स्टार्टिंग का मतलब होता है कमेंसमेंट, मतलब शुरू का टाइम, आपकी जॉब कब शुरू हो रही है, कमेंसमेंट टाइम, ठीक है। और एक क्या है? एंडिंग टाइम या एंड टाइम, कि आपका जो कली है, ठीक है, वो कब स्टार्ट हो रही है ना, कब खत्म हो रही है ना। अगर रिले से चल रहा है, अगर रिले सिस्टम ऑफ वर्क कैरिड आउट होता है तो फिर जो प्रत्येक रिले का जो शुरू होने का जो टाइम और उसका काम करने का जो टाइम खत्म हो रहा है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे ध्यान ये रखना है, खदान का मैनेजर का जिम्मेदारी होगा कि माइंड ऑफिस के बाहर एक नोटिस चिपकाए जिसमें क्या हो? वर्किंग टाइम हो, कि जो कमिटमेंट टाइम है वो क्या होना चाहिए, जो खदान में काम करने का जो टाइम बंद करना है वो कौन सा टाइम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए क्या है। वैसे तो सब सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार थर्ड हम बताते हैं। यहाँ भी ये फॉर्म ए में लिखा जाएगा ना? हाँ अभी आगे पढ़ेंगे, रूल 47 बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है। चलो
रूल में भी आएंगे अभी, रूल Yes, sir. खत्म करने के बाद अभी हम रूल आ रहे हैं ना, तो उसमें बता देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप जो नोटिस चिपका रहे हैं माइन ऑफिस के बाद, उस नोटिस में क्या क्या चीज होना चाहिए, ये तो हम लोग पहला सब्जेक्ट में पढ़ लिए कि कमिटमेंट टाइम और एंडिंग टाइम। इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि रेस्ट का इंटरवल क्या होगा, state the time of the commencement and the end of the interval for rest of the for the person employed above ground and a copy shall be sent to chief inspector if he so requires। मतलब एक और चीज क्या पता चला कि इसमें रेस्ट टाइम भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, रेस्ट इंटरवल पर, ठीक है, अबव ग्राउंड वर्कर, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, क्लियर। उसके बाद जो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बोला गया है कि अगर बाई चांस चीफ इंस्पेक्टर जो है वो आपसे मांगते हैं, ठीक है, कि हमको ऐसा नोटिस का एक कॉपी दे दो, तो फिर उनको देना पड़ेगा, क्लियर, उनको देना पड़ेगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ वाला सेक्शन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको ये जो टाइमिंग है वर्किंग टाइम, उसमें आपको अल्टरेशन करना है, चेंजेस करना है, फिक्स जो टाइम आपने किया है, जैसे कि स्टार्टिंग टाइम हमारा ये है ना, एंडिंग टाइम हमारा ये है कि नहीं है, रेस्ट इंटरवल हमारा ये है, तो इस तरह का चीज में अगर आपको बदलाव करना है तो बदलाव करने के 7 दिन के अंदर, सॉरी 7 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। और आपको चिपका के भी रखना है, दोनों चीजें आपको 7 दिन पहले आपको माइन ऑफिस में चिपकाना भी है और 7 दिन पहले, ठीक है, आपको भेजना भी, दोनों काम आपको करना है 7 दिन पहले। अगर अल्टरेशन करना है, अल्टरेशन का मतलब समझ आ रहा है ना, बदलाव, चेंज, अगर आपको बदलाव करना है, अल्टरेशन इन टाइमिंग्स ऑफ वर्क, इसमें आपको अगर बदलाव करना है, स्टार्टिंग एंडिंग टाइम रेस्ट इंटरवल तक, इसमें अगर आपको बदलाव करना है तो बदलाव करने के लिए जो यहाँ पे बताया नहीं कि कौन भेजेगा, इसलिए हम यहाँ पे एजेंट मैनेजर ऑनर लिखेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बताया नहीं है कि कौन क्यों किसको भेजेगा, फैसिलिटी मैनेजर ही होगा। क्या किया जाएगा, बदलाव करना है तो क्या करना है, 7 days बिफोर, क्या ही लिख रहे हैं, बिफोर 1 कॉपी आपको भेजना पड़ेगा ऑफ नोटिस ऑफ वर्क आवर, किसको भेजना पड़ेगा, टू द चीफ इंस्पेक्टर को। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, माइन ऑफिस में 7 दिन पहले माइन ऑफिस में आपको चिपका के भी रखना है, क्लियर। हाँ सर। सर ठीक है, हाँ बोलिए। सर जैसे किसी को शिफ्ट चेंज करना है तो उसके लिए भी सीआई से परमिशन लेना पड़ता है। तो यार शिफ्ट देखिए, टाइमिंग थोड़ी ना बदल रहा है जो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन हो, टाइमिंग का मतलब हो रहा है कि जो पहला पली है, अगर वो 8 सुबह से लेके 4 बजे के खत्म हो रहा है, उसको आप करना चाहते हैं कि 6 बजे स्टार्ट हो, ठीक है, और 2 बजे खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं, वर्कर से लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ सर जो एडवांस में जाते हैं जो 6 बजे तो 1-1:30 बजे वापस आ जाते हैं, उसका कैसे रहेगा? वो आप वर्किंग ऑफ द माइंड में टाइमिंग आप नहीं बदल रहे, मेन शिफ्ट का टाइमिंग नहीं बदल रहे, वो तो हम अपना वर्कर को स्टैगर्ड ड्यूटी में लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो माइंड का जो टाइम है वही है ना, आपका जो सारा रिपोर्ट में कौन सा टाइम दे रहे हैं, वो टाइम जो आप सारा रिपोर्ट्स में लिखेंगे है ना, वो टाइम के बारे में बात करें। सर वो 6 बजे से चालू कर रहे हैं, 2 बजे खत्म कर रहे हैं, 1 बजे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटा हो रहा है ना। तो मान के चलिए अभी किसी कोई खदान में काम कर रहे हैं, वहाँ का टाइमिंग 8 से 4, 4 से 12, 12 से 8, उसको करना है 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6, तो इस तरह का चेंज करना है, तो उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर से आपको भेजना पड़ेगा, है ना, कम से कम 7 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को, और साथ ही साथ अपना खदान का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे 7 दिन पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ जो वर्कर है समझ पाए कि हम लोग का टाइमिंग जो है बदल चुका है। इसके अलावा जो सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि जितने भी नोटिस कौन भेजेगा, जनरली यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन जनरली मैनेजर ही भेजेगा। यहाँ पे हम कह नहीं सकते टाइम चेंज करने से 7 दिन पहले लगाएगा ना नोटिस बोर्ड पर। हाँ, टाइम चेंज करने से 7 दिन, मतलब चेंज करना प्रस्ताव हो चुका है कि हमको चेंज करना है, टाइम चेंज करना है 7 दिन पहले लगा दीजिए, ताकि सभी वर्कर को आभास हो जाए कि हाँ यहाँ पे खदान में टाइम चेंज होने वाला है, क्लियर। फिफ्थ सब सेक्शन में बोला गया है कि सभी जो पर्सन है, ठीक है, इसी नोटिस ऑफ वर्क आवर के टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है, सभी जो वर्कर हैं, है ना, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही आएंगे, क्लियर। ऐसा नहीं है जब तक बुलाया ना जाए एक्स्ट्रा इमरजेंसी केस में, तब तक जो उनका टाइम है, जैसे कि बोल दिया गया है कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में है, आपको सुबह आना है, तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी आराम से रात में नाइट शिफ्ट करने आ जाएगा, ऐसा नहीं, शायद पहले परमिशन लेगा, अनुमति मिलेगी तभी वैसा कर सकता, नहीं तो जो अपना टाइमिंग है काम करने का वही टाइम तो आएगा, क्लियर। क्लियर हुआ नहीं होगा? यस सर। चलिए आते हैं सेक्शन नंबर 37(1) सुपरवाइजर। Yes, sir. अच्छा, ये इससे रिलेटेड हम रूल भी बता देते हैं। इससे जो रिलेटेड रूल है ना, वो है रूल नंबर 48, है ना, रूल नंबर 48 उसको मतलब रख सकते हैं। हाँ 46 है ना? 48 है, 46 में क्या है, 46 में पर्सन होल्डिंग पोजीशन ऑफ सुपरविजन है, कहाँ है 46 में? 48 माइंस रूल्स 1955 का रूल नंबर ना 48 सेम ही है, नोटिस रिगार्डिंग वर्क आवर, नोटिस
रिगार्डिंग वर्क आवर। तो इसमें बस यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं। पहला कि जो आप नोटिस ऑफ वर्क आवर बोले हैं सेक्शन नंबर 36 का सब सेक्शन 1 में, उसको मेंटेन किया जाएगा इन द फॉर्म ए। ठीक है, क्लियर? फॉर्म ए में क्या होगा? चेंज हो गया ना फॉर्मूला, चेंज हो गया, फिर भी यही फॉर्म है, नोटिस रिगार्डिंग वर्क आवर। ठीक है, ये फॉर्म ए में ही सर फॉर्म ए में और क्या क्या चीजें रहेंगी? दो चीज है, एक रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉइज और दूसरा है ये नोटिस रिगार्डिंग वर्क आवर। रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय भी है। ओके सर। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि in addition to the particulars specified in subsection 1 and subsection 3 of section 36, the notice also show the particular system in which particular shifts are made for all or each set of person employed। मतलब वो नोटिस में बताया जाएगा कि अगर चेंजेस वगैरह होते हैं समय एक पीरियोडिकल चेंजेस, मतलब समय अनुसार जो चेंजेस होते हैं तो वो सब चीज बताया जाएगी। जैसे कि सिर्फ अब दिखते भी होंगे, रिले का क्या होता है कि पहले जो रिले ए रहेगा वो सपोज 8 बजे से 4 बजे तक काम करेगा, फिर वही अगला हफ्ता वो काम करेगा 4 से 12, फिर अगला हफ्ता काम करेगा 12 से 8। तो इस तरह का चार चेंजेस वहां दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया है कि एक कॉपी ऑफ नोटिस शैल बी affixed on the first page in the register maintained in forms A। ठीक है, in form B C D initial यहाँ पे हो जाएगा, पता है कौन? कॉपी ऑफ नोटिस शैल बी affixed in the first page in the register maintained in the forms B C D and D। तो ये तो कर चुका है, अटेंडेंस का D हो चुका है, तो D और E में भी अटेंडेंस था। तो यहाँ देखिए कौन कौन से में चिपकाना है। इसका जो एक कॉपी है फॉर्म ए का एक कॉपी आपको रजिस्टर में चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर में चिपकाना पड़ेगा। अब ये रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है? ये रजिस्टर है रजिस्टर फॉर अटेंडेंस। कौन से फॉर्म में लिखते हैं? डी सर, डी। फॉर्म डी। और रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉइज कौन से फॉर्म में लिखते हैं इसको? यही में लिखते हैं। तो फॉर्म ए का एक कॉपी ना इसका फर्स्ट पेज में है ना, फर्स्ट पेज में कहाँ पे? इस रजिस्टर का फर्स्ट पेज में आपको चिपका के रखना है, ये इसमें बताया गया। क्लियर? विदाउट सर फिर से समझाइए ना। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्म ए में क्या मेंटेन किया जाएगा? नोटिस रिगार्डिंग वर्क आवर, जो भी आपका शिफ्ट का टाइमिंग है, रिले का टाइमिंग है, वो सब किसमें आपको मेंटेन करना? फॉर्म में। और इस फॉर्म ए का एक जो कॉपी होगा उसको क्या करना है? रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस होगा, जहाँ पे अटेंडेंस लगता है उसका जो रजिस्टर होगा उसका पहला पेज पे आपको चिपका के रखना है फॉर्म में। और साथ ही साथ जो फॉर्म ए में रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉइज रखते हैं, जो भी खदान में नियुक्त होता है ना व्यक्ति, उसका रखते हैं ना रजिस्टर, तो उसका रजिस्टर में भी उसका वैसे तो फॉर्म ए में ही रहता है नोटिस रिगार्डिंग वर्क आवर, तो उसमें ही आपका चिपकाया हुआ रहेगा। क्लियर? यानी रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉइज में का जो रजिस्टर होगा उसमें आपका पहला जो पेज होगा उसमें फॉर्म ए मेंशन रहेगा, आपका अटेंडेंस का रजिस्टर है उसमें जो पहला पेज होगा वो भी फॉर्म ए वहां पे मेंशन रहेगा। क्लियर? ओके सर। चलिए आगे आते हैं। सेक्शन नंबर 37 माइंस एक्ट का है, सुपरवाइजिंग स्टाफ। सुपरवाइजिंग स्टाफ में बताया गया एक्सेप्शन, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में ही बताया गया। और इससे रिलेटेड जो रूल है वो कौन सा रूल है बताइए, किसी को पता है तो? माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 46। इस 46 में नंबर क्या बोले, उसका टाइटल क्या है? पर्सन होल्डिंग पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट। पर्सन्स होल्डिंग पोजीशंस ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट इटीसी। ठीक है, तो पहले एक्ट में देखते हैं क्या इसमें बातें लिखी गई, इसके बाद फिर रूल में आएंगे। तो कुछ भी यहाँ पे नहीं ज्यादा मेंशन किया गया, बस इसमें लिखा गया कि सेक्शन नंबर 28 क्या था बताइए, क्या था? सर वीकली डे ऑफ रेस्ट। इसको याद कर लीजिए, सेक्शन नंबर 28 में क्या है? 29 को भी याद करना है, क्या था? कॉम्पेंसेटरी डेट्स ऑफ रेस्ट। सेक्शन नंबर 29 का नहीं छूट मिला है, सेक्शन नंबर 30 में मिला है। 30 में क्या था? सो वर्क बिलो ग्राउंड, अबव ग्राउंड। सेक्शन नंबर 31 में क्या था? आप वर्क बिलो ग्राउंड। अरे ये क्या होगा? और ये सेक्शन नंबर 34 का सब सेक्शन 5। सॉरी, सेक्शन नंबर 34 में क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन्स। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टेन पर्सन्स। और सेक्शन नंबर 36 का सब सेक्शन 5 में क्या था? सभी लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग ड्यूटी करेंगे, यही बताया गया था ना। जो 5 था सब सेक्शन किसका? नोटिस रिगार्डिंग वर्क आवर, सेक्शन नंबर 36 में यही बताया था ना अभी हम। देखिए यहाँ पे बताए थे, ये है सब सेक्शन 5 कि सभी लोग अपना जो ड्यूटी जो आएंगे ना कब करेंगे? नोटिस ऑफ वर्क आवर के अकॉर्डिंग अपना ड्यूटी करेंगे, यही तो बताए थे।
तो उसमें बताया गया। तो ये जितने भी प्रोविजन पता है 28, 30, 31, 34 सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 36 इनसे मिलता है छूट, यानी एक्सेप्शन। किसको मिलता है वो देख लीजिए। उसको बोला गया कि पर्सन्स होल्डिंग पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी, ठीक है, किसको छूट मिल रहा है जी? एक्सेप्शन टू सुपरविजन, मैनेजमेंट वाला आदमी, या फिर कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, ठीक है, गोपनीय क्षमता में नियुक्त कोई व्यक्ति, कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में, ठीक है, एम्प्लॉयड। तो 3 लोगों को मिलता है, सुपरविजन, मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी, ठीक है, यानी ओनर, एजेंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, सुपरविजन वाला भी आ जाएगा, कई सारे मैनेजमेंट में ओनर, एजेंट, मैनेजर भी आ जाएगा, ठीक है, और सुपरविजन में सरदार वगैरह। तो देखिए यही चीज आपको बताया था ना, माइंस रूल का एक और यहाँ पे पर्पस ये भी है, सेफ्टी, हेल्थ वगैरह, हेल्थ और वेलफेयर के अलावा माइंस एक्ट में लिखी हुई बातों को भी पूरा डिटेल बताता है। सर इसमें शॉर्ट फायर भी आ जाएगा? शॉर्ट फायर बताते हैं, अभी आएगा नहीं आएगा, पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ अगर आप माइंस रूल पढ़ते हैं, है ना, माइंस रूल का रूल नंबर 46, तो यहाँ पे बता दिया गया कि पर्सन्स होल्डिंग द पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट इट इज। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सुपरविजन है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयड कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी है, तो उसके लिए तो सेक्शन 28, 30 और 31, 34 और सब सेक्शन 5 वगैरह से छूट मिल रहा है। ये आदमी लोग कौन कौन हो सकते हैं, लिख दिया है कि हाँ मैनेजमेंट है तो मैनेजर हो जाएगा, अंडर मैनेजर तो आजकल पता नहीं, सब अंडरग्राउंड मैनेजर भी नहीं होता है, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, उसका वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ये सब। इंजीनियर भी आ जाएंगे जितने भी, इंजीनियर में कौन कौन से इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। इसके अलावा अपना कोल माइंस है तो कोल माइंस के लिए ओवरमैन आ जाएगा, सरदार आएगा। मेटल माइंस है तो वहां पे फोरमैन आएगा और मेट आएगा। माइंस एक्ट माइंस रूल सभी तरह के कानूनों के लागू है। सुपरवाइजर भी आते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, तो भी आ जाएगा। अगर मैकेनिकल फोरमैन है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन है या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, ये सबको भी छूट मिलेगा। हाँ, आवाज नहीं आ रहा आपका। सिविल फॉरमैन, सिविल फॉरमैन, हाँ, सिविल फॉरमैन, सिविल फॉरमैन क्या होता है? सर्वेयर ना होता है, सिविल का काम जल्दी से माइंस में कौन, सर्वेयर वाला इधर लोग रहते हैं, सर्वेयर हो गया या फिर असिस्टेंट सर्वेयर हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, एमओ, या फिर केमिस्ट जो होता है, केमिस्ट जानते हैं ना, केमिस्ट दवाई वगैरह, ठीक है, असेयर, सैंपल टेस्टिंग क्वालिटी वगैरह जो रहता है उसको असेयर बोलते हैं। मेटलर्जिस्ट, मेटल्स को जैसे कि और मेटल निकालने के लिए कई सारे प्रोसेस में जो आदमी एम्प्लॉय रहता है उसको मेटलर्जिस्ट बोलते हैं। वेलफेयर ऑफिसर है ना, पर्सनल ऑफिसर, वैसे तो एक ही शब्द है, या फिर कोई दूसरा आदमी जो चीफ इंस्पेक्टर की नजर में, की ओपिनियन में क्या है, सुपरविजन या मैनेजमेंट का आदमी है, सुपरविजन या मैनेजमेंट का आदमी है, तो उस पर सेक्शन नंबर 28, 30, 31, 34, 36 का 5 लागू नहीं होगा। मतलब क्या है, हफ्ता में 7 दिन काम कर सकता है, लेकिन उसको कंपनसेटरी ऑफ रेस्ट मिलेगा। अभी 29 में छूट नहीं मिला है, अगर 29 में छूट मिलता है तो इसका मतलब है कि उसको नहीं मिलता कंपनसेटरी ऑफ रेस्ट। तो 29 में छूट नहीं दिया है, 29 में उसको 29 उसका हक है, उसको मिलेगा। 7 दिन आप कम करवाए हैं तो उसको सीधे तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 7 दिन काम कर सकता है। जो आवर्स ऑफ वर्क है जो बताया अकॉर्डिंग आना है, ये दूसरे टाइम भी यहाँ पे आ सकते हैं। कौन कौन आ सकते हैं, ये सारे लोग आ सकते हैं। और आपका सवाल था कि क्या शॉर्ट फायर, ठीक है, शॉर्ट फायर, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कहीं शॉर्ट फायर लिखा हुआ है क्या रूल नंबर 46 में? रूल नंबर 46 में कहीं आप देख लीजिए शॉर्ट फायर लिखा हुआ है क्या? और वैसे भी हाँ, सुपरविजन मैनेजमेंट ऑफिसर्स में वो आता भी नहीं है ना, और लिखा भी नहीं तो आएगा ही नहीं। आप मैनेजिंग सरदार ही क्यों ना हो, आप फर्स्ट क्लास मैनेजर, आप मैनेजर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट फायर का काम कर रहे हैं, आप शॉर्ट फायर का रिपोर्ट भर रहे हैं, तो आपको इन सबसे छूट नहीं मिलेगी। फोरमैन सर्टिफिकेट है आपके पास, आप जाके डब्ल्यूसीएल में शॉर्ट फायरिंग कराएंगे, क्या करेंगे, ठीक है, टेक्निकली बता रहे हैं, प्रैक्टिकली तो बात अलग है। टेक्निकली आपको इन सारे सेक्शन से एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता है। क्लियर? समझ में आया? चलिए आते हैं सेक्शन नंबर 38। 38 ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। सेक्शन नंबर 38 एग्जाम्पशंस फ्रॉम प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इससे रिलेटेड रूल हाँ पढ़िए। सेक्शन नंबर 38 ऑफ माइंस एक्ट, exemptions from provisions regarding employment. Exemptions from provisions
रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? यहाँ पे बताया गया कि अभी जो हम लोग बात की है कि सिर्फ सुपरविजन का आदमी को मिल सकता है छूट या मैनेजमेंट का आदमी को छूट मिल सकता है, अभी क्या मैनेजर के पास भी पावर दी गई। मैनेजर आपने से, ठीक है, किसी भी आदमी को सेक्शन 28, ठीक है, सेक्शन 28, सेक्शन 30, सेक्शन 31, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 36, सेक्शन 34 से छूट दे सकता है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर यहाँ पे मैनेजर के पास ये पावर दी गई कि मैनेजर किसी भी व्यक्ति को जो रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है एम्प्लॉयमेंट का, वीकली डे ऑफ रेस्ट हो गया, आवर्स ऑफ वर्क अप ग्राउंड हो गया, आवर्स ऑफ वर्क बिलो ग्राउंड हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया जो पिछले 12 घंटे के अंदर वो काम कर रहा था, या जो स्ट्रिक्टली काम करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ वर्क, तो उस पर छूट दे सकता है। मतलब मैनेजर किसी व्यक्ति को सेक्शन 28, 30, 31, 34 और सेक्शन 36 का सब सेक्शन 5 से छूट दे सकता है, एक एग्जेम्पशन दे सकता है। किन केसेस में दे सकता है ये भी जानना है। केसेस कौन से होंगे? तो केसेस हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी आ जाता है खदान में, है ना, अगर इमरजेंसी आता है तो दे सकते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो दे सकते हैं, अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है तो दे सकते हैं, अगर अर्जेंट वर्क अगर है, अर्जेंट वर्क टू बी डन टू मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट, तो उसके लिए भी दे सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मैनेजर के पास भी ताकत है कि अगर वो आदमी नहीं भी है ना, सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे छूट दे सकते हैं, पर आपको जेन्युइन रीजन होना चाहिए। रीजंस क्या हो सकते हैं? इमरजेंसी हो तब दे सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर का इमरजेंसी में क्या काम? एक्सीडेंट के लिए दे सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, अर्जेंट वर्क टू बी डन फॉर मशीनरी प्लांट की मरम्मत करने के लिए अर्जेंट वो करना ही है, ठीक है, तो उसके लिए आप दे सकते हैं। हाउएवर ऐसा जो एम्प्लॉयमेंट है वो तभी परमिटेड है, ठीक है, तभी इसका अनुमति किया जाएगा, मतलब जब वो सेक्शन 22 और 22 के अधीन। ऐसा नहीं बोल सकते कि सेक्शन 22 लग गया और बोल दी कि खदान इमरजेंसी आ गया हम आदमी एम्प्लॉय कर देंगे, तो वो बोलेगा अच्छा बहुत बढ़िया, तो कोई मतलब ही नहीं रहा, बार बार हम सेक्शन 22 लगाएंगे और बार बार मैनेजर बोलेगा कि हम छूट दे रहे हैं वर्कर को 28, 30, 31, 34 और सब सेक्शन 5 सेक्शन 36 और सब काम पे लगा दिया, एमरजेंसी हटा दी। तो ये सब जो नियम है, एग्जेम्पशन है, वो सेक्शन 22 और 22 के रहते हुए करना है। सर ये जो है सेक्शन वर्कर्स पे लागू होगा ना? हाँ, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतलब जो काम कर रहा है, हाँ, जिसको छूट मिला उसको तो देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कर ही सकता है। सेक्शन 28, 30, 31, 34, 36 को वायलेट कर ही सकता है, 36 का 5 को वायलेट कर ही सकता है, लेकिन उसको छूट मिला वो उसे 7 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ता में 50 घंटा काम करे, 60 घंटा काम करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी मैनेजर ना इस तरह का इंप्लॉयमेंट करता है, यानी अपनी पावर इस्तेमाल करता है, सेक्शन 28, 30, 31, 34, सेक्शन 36 का सब सेक्शन 5 में छूट देने के लिए किसी भी आदमी को, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक रिकॉर्ड रखेगा, रिकॉर्ड ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो किसको भेजना है? टू द चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। कब भेजना है? कब भेजना है? बिफोर ऑन बिफोर द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीने का, ठीक है, लास्ट डे होगा ना उस तक भेज देना है। प्रत्येक महीने की लास्ट डेट, लास्ट लिख देते हैं, तक भेज देना है, ठीक है। इसका मान के चलिए इसका रूल में, हाँ बोलिए। ये तो सब लिखा ही नहीं है यहाँ सेक्शन में कि लास्ट डेट पे भेजना है। ये आपको मिल जाएगा शायद, हमको लगता है ये रूल में मिला होगा। अच्छा अच्छा, रूल में होगा सर। हाँ ठीक है, नहीं इसमें लिखा होना चाहिए। सेकंड नहीं लिखा, रूल में भी नहीं है सर। लिखा हुआ है, कैसे नहीं है? पढ़िए अच्छे से, सेक्शन नंबर 38 का सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए। Every cases in which action has been taken by the manager under subsection 1 shall be recorded together with circumstances relating to thereof, and a report thereof shall be made. कहाँ लिखा सर? हेलो, तो 1 महीने बाद वाली तो लिखा ही नहीं है सर। 1 महीने का बाद वाला जो हमको लगता है वो रूल के अकॉर्डिंग बताया गया, उसका अगर पढ़ते हैं ना रूल, तो उसमें बताया गया 1 महीने, इसको मत ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तो भेजना ही रहता है इसको, ठीक है। पर अगर नहीं लिखना तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं बताया गया तो जनरली भेजते हैं लास्ट डे ईच मंथ, ठीक है, कोई बात इसमें नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक तो क्लियर है कि रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको भेजना पड़ेगा। इस तरह का अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर को भेजना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ इससे रिलेटेड रूल क्या है? रिलेटेड रूल है रूल नंबर 50, एग्जेम्पशन फ्रॉम आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन वो हमको लगता है सर एलसी का आपको लग नहीं है ना? हाँ, उसमें लिखा हुआ है सर। उसमें लिखा हुआ है, ठीक, वो की पीडीएफ में नहीं है सर।
तो छोड़ दीजिए ना पीडीएफ, जो पीडीएफ में उसी को करेंगे, छोड़ दीजिए। वही हमको लगा था कि हम बड़ा इजीली बताएं, जो पीडीएफ में वही करेंगे डिस्कस, ठीक है। पीडीएफ ब्लॉग में कुछ करेंगे। जैसे सर रूल में जो है सर, हाँ रूल में जैसे कि वो तो जो पीडीएफ अपना शुरू से चलता आ रहा है वो आ रहा है सर, बाद में जो चेंजिंग वेंजिंग हुआ है वो चीज जो है एलसी काकू वाले में वो अपडेट किए हैं सर। तो कुछ कुछ जो चीज है ना, जैसे आप ये 30 दिन वाला कि कोई भी अगर स्पेशल केस कुछ भी एक्सेप्शन वगैरह देता है तो भेजना है, तो ये एलसी काकू वाला हिंदी में लिखा हुआ है सर। हाँ नहीं लिखा हुआ पीडीएफ में, छोड़ दीजिए उसको, उतना ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बातें हैं एग्जाम्पशन फ्रॉम आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमको लगता है 39 के लिए, 30 पे नहीं है ना, इसको छोड़ देते हैं। सेक्शन में 39 में आता है, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पशन के इमरजेंसी केस में मैनेजर अलाउ कर सकते हैं 28, 30, 31, 34, 36 का 5, ठीक है, छूट दे सकते हैं। मशीनरी के केस में भी विदिन लिमिट्स टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं काम करने का। लेकिन ये भी बात है कि चोरी छुपे काम भी नहीं करवा सकते एक्स्ट्रा, है ना, चोरी छुपे काम नहीं करा सकते। इसके लिए क्या नियम है? इसके नियम यह है कि मैनेजर जो है ऐसी प्रत्येक डिप्लॉयमेंट की रिकॉर्ड रखेगा और इसकी एक कॉपी, इसमें क्या मेंशन होगा कि कब इसने किया है और सर्कमस्टांसेस क्या था, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट भेज देना चीफ इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर भी मेंशन किया हुआ है, इसको इंस्पेक्टर कर देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर कर लीजिए इसको, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 39, माइंड सेट का ही पढ़ रहा है, क्या है? पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स। इसे बताया गया। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? सेक्शन नंबर देखिए, सेक्शन नंबर 37, 38 और 39 सब एक ही बार एक ही चीज को रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है? कि हमको छूट देना है 28 से, 30 से, 31 से, 34 से और सेक्शन नंबर 36 का सब सेक्शन 5, तीनों के तीनों यही कट लगाते हैं कि हमको छूट देना है, हमको छूट देना। सेक्शन नंबर 36 में तो अपने आप छूट मिल रहा है, 38 में बोला कि मैनेजर किसी को दे सकता है, 39 में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब नियम बना सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकते हैं कि कितना एक्सटेंड तक आपको ये छूट देना है ना, क्लियर? यहाँ पे जो छूट मिल रही है सर, एक तो छूट ऐसा बता दीजिए ना सर एग्जांपल। हाँ बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। पहले जान लीजिए यहाँ पे पावर जो है ना छूट देने का, जी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रूल बना सकती है, ठीक है, रूल बना सकती है जो सेक्शन नंबर 28, 30, 31, 34, 36 का 5 से छूट देती है। ऐसा नियम बना सकती है ना। कहने का मतलब क्या क्या चीज पे छूट बना सकती है? बना सकती है कि वीकली डे ऑफ रेस्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप 6 दिन आपको काम करना है, 7 दिन भी करवा सकती है। लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एबव 1 किलोग्राम जो है ना, भूमिगत भाग में आपको इतना घंटा काम करना है, सरफेस में इतना घंटा काम करना है, उसे छूट दे सकती है। जो प्रोविजन बनानी है, कोई आदमी जो पिछले 12 घंटे में किसी दूसरे काम कर रहा था उसको अब हटा सकते हैं, मतलब 12 घंटे में किसी दूसरे में भी काम कर रहा है फिर तो काम कर सकता है। और जो सेक्शन नंबर 36 का सेक्शन 5 लिखा हुआ है कि सभी आदमी लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे नोटिस रिगार्डिंग वर्क और उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी आएंगे, तो उसका भी उसमें भी उसको छूट मिल सकता है। लेकिन ये रूल जो है, ठीक है, किस केसेस के लिए दिया जा सकता है ये भी इसमें बताया गया है। केसेस क्या है? इमरजेंसी। केसेस क्या है? इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी किसका? माइन की सेफ्टी का, ठीक है। अगर माइन की सेफ्टी में, माइन की सेफ्टी की सुरक्षा में कोई सीरियस रिस्क आ जाता है, बहुत ही रिस्क आ जाता है, संकट आ जाता है, या फिर वहां जो लोग एम्प्लॉयड है उनकी सुरक्षा को खतरा है, तो उस केस के लिए ये नियम बना सकते हैं, यानी इमरजेंसी। दूसरा है एक्सीडेंट के लिए। तीसरा केस है अगर आपको कोई काम है इसको अर्जेंट रिपेयर कर देते हैं, अर्जेंट रिपेयर के लिए, जब अर्जेंट रिपेयर करवाना है तो उसके लिए नहीं बन सकता है। और एक और है इसमें बोला गया कि काम अगर आप मतलब कुछ ऐसा भी काम होता है जिसका लगातार चलना बहुत जरूरी है, नहीं अगर चलेगा तो फिर सीरियस इंटरफेरेंस हो जाएगा विद द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द माइंड। मतलब वर्क टू कंटिन्यू टू अवॉइड सीरियस इंटरफेरेंस विद नॉर्मल वर्किंग्स ऑफ द माइंड, वर्किंग्स ऑफ द माइंड। तो ये 4 केसेस ऐसे हैं, ठीक है। 4 का एक और भी केस है, 5 केसेस है कि टेक्निकल रीजन के कारण कोई काम कंटिन्यूअसली करना है जरूरी है तो काम भी आ जाएगा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि वर्क टू कंटिन्यू फॉर टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हैं कि वाइंडिंग चला रहे हैं, अगला पल्ली वाला वाइंडिंग इंजन में नहीं आया है, नीचे लोग फंसे हुए हैं, ये टेक्निकल कारणों से काम करना जरूरी है। अब सर थोड़ी ना कि जब तक नहीं आएगा तो लोग देंगे, सब आदमी लोग वहीं अटका रहेगा, अब आ गया तो इमरजेंसी हो गया, अब अगला पल्ली वाला वाइंडिंग इंजन में नहीं आया, तो इस केस में आपको चलाते रहना पड़ेगा वाइंडिंग। तो उसके लिए छूट मिला हुआ है, क्या छूट मिला उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, तो उसमें फिर ओटी मिलेगा सब उसको? मिले, बिल्कुल मिलेगा, ओटी क्या नहीं मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन हो गया, एग्जेम्पशन में तो मिलेगा ही ना, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो ओटी तो मिलेगा ही मिलेगा। इमरजेंसी में जैसे कि आप बता रहे हैं कि इमरजेंसी में क्या क्या हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है कि मानसिक एक्सपोजर हो गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, ज्वलनशील गैस आ गया, इनंडेशन हो गया, प्रीमेच्योर कोलैप्स हो गया, पावर सप्लाई फेल कर गया। तो इस केस में यानी हम पिछले स्लाइड में अगर जाना चाहें
हाँ यहाँ पे तो इमरजेंसी के केस में ना हम लोग कितना घंटे तक काम करा सकते हैं 12 आवर ऑन एनी डे एंड अप टू 66 आवर इन ईच पीरियड ऑफ 7 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, कहने का मतलब है 12 घंटा प्रत्येक दिन का काम करा सकते हैं, साथ ही साथ आप 66 घंटा ठीक है काम करा सकते हैं लगातार 7 दिनों में। ये हफ्ते का नहीं है, लगातार 7 दिनों मतलब मान के चलिए आपका वीकली संडे होता है, मिडनाइट हफ्ता का मतलब क्या होता है, मिडनाइट से स्टार्ट होता है ना सैटरडे, मान के चलिए इमरजेंसी आ गया आपका बुधवार या इमरजेंसी आ गया शुक्रवार, तो शुक्रवार से लगातार 7 दिन तक आप 66 घंटे तक आदमी को करा सकते हैं इमरजेंसी के केस में। अगर हम लोग अर्जेंट की बात करें, ठीक है, इमरजेंसी में अपना एक्सीडेंट वगैरह सब आ जाएगा, अर्जेंट रिपेयर की बात करें तो इसके लिए कौन सा केस हो सकता है, मान के चलिए रूफ फॉल हो गया, तो रूफ फॉल हटाने का काम हो गया, वहां सपोर्ट भी लगेगा, सपोर्ट हटाएंगे भी, या ब्लास्टिंग ऑपरेशन जो है वो अर्जेंट है, मतलब अब मान के चलिए टाइम हो ही गया, ठीक है 4 बज ही गया, सिर्फ खत्म ही होने वाला, लेकिन पैकिंग हो चुका है, ठीक है अभी अर्जेंट है, बिना ब्लास्ट करके छोड़ना नहीं है, नहीं कहीं लिखा हुआ है क्या कि होल को चार्जिंग करके छोड़ देंगे, अंडरग्राउंड के केस में बताया नहीं है, अर्जेंट ब्लास्टिंग मतलब करना है, ब्लास्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट करना है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, उसको मतलब उसको ठीक करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमारा माइनिंग ऑपरेशन जो है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाएगा पूरा, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, साफ्ट का रिपेयर हो गया है ना, हॉलिस ट्रैक का रिपेयरमेंट हो गया, वेंटिलेशन के लिए अरेंजमेंट हो गया, पंप शिफ्टिंग वगैरह करना हो गया, इस तरह का काम अर्जेंट वर्क में आता है। इसके लिए आपको मिलता है 10 घंटा, तो आपको बताइए 10 घंटा पर डे आप काम करा सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो रीजंस है, ठीक है, ये दोनों रीजंस के लिए क्या है कि इसका कोई टाइमिंग नहीं है, इसका कोई टाइमिंग है ही नहीं। मान के चलिए अब वाणी इंजन चला रहे हैं, आदमी ऊपर नीचे कर रहे हैं, अब अगला पल्ली वाला जो आने वाला है वो आया ही नहीं, तब तक जब तक चलाना है, जब तक अगला पल्ली आता नहीं है ना, ये कंटिन्यू करना है जब तक कि सक्सीडिंग शिफ्ट का जो कंप्टेंट पर्सन वाइंडिंग इंजन है वो आएगा नहीं ड्यूटी पे, तब तक आपको चलाते रहना है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर सुन। टाइम क्या हो गया इसमें देख लेते हैं, थोड़ा एक सेकंड। रूल नंबर 15 में क्या बताया गया तो भी थोड़ा जान लेते हैं। रूल नंबर 15 बताया गया एग्जेम्पशंस फ्रॉम आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इसमें माइंस रूल का रूल में अगर आप पढ़ते हैं, शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 4, तो शेड्यूल नंबर 4 के बारे में ही बताया गया कि अगर आप शेड्यूल नंबर 4 पढ़ते हैं तो शेड्यूल नंबर 4 में बताया गया है कि हाँ इस केस के लिए आपको काम लगा सकते हैं, जो हम अभी बता भी चुके हैं, वही है शेड्यूल नंबर 4 में लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप माइंस रूल पढ़ते हैं ना, माइंस रूल का 4 शेड्यूल निकाल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है, पूरा सूची बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर खदान में काम करने वालों को जैसे कि इमरजेंसी हो जाता है तो उसके लिए 66 घंटा जो आपको बता चुके हैं, और इसी शेड्यूल में लिखा हुआ है कि आपको महीना का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको नोटिस भेजना है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह का जब भी मैनेजर लगाएंगे चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजते हैं ना नोटिस रिपोर्ट, यहीं पे लिखा हुआ है, तो उसको वहां पे करेक्ट कर लीजिए, जो कि हम बताया भी थे वहां पे, इसको लिख लीजिए यहाँ पे ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अल्टीमेटली मैनेजर को ही करना किसी भी केस में। यहाँ पे वही रूल, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं रूल नंबर 50 है ना, इससे रिलेटेड रूल है माइंस रूल्स 1955 का रूल नंबर 50, exemptions from hours and limitation of employment। इसमें बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है जो भी पर्पस है सेक्शन नंबर 39 का, कि लोगों को छूट देना है 28, 30, 31, 34 और सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 36, तो उसके बारे में जो भी कंडीशंस है वो दिया हुआ है कहाँ पे, कॉलम नंबर 1 ऑफ 4 शेड्यूल है ना, उसमें दिया हुआ है ना, कॉलम नंबर 1 ऑफ, उसमें लिखा हुआ है कि किस किस केसेस में कर सकते हैं, और जो थर्ड शेड्यूल कॉलम नंबर 3 है उसमें कंडीशंस वगैरह दिया है क्या कंडीशन। तो मैं बेसिकली यहाँ बताया गया कि 4th शेड्यूल आपको पढ़ लेना है, जो आपको लिख भी दी 4th शेड्यूल में है, पूछेगा कि 4th शेड्यूल में क्या है, exemptions from hours and limitation of work hour, exemptions from the hours and limitation of work hour ही है वहां। क्लियर, यही इसमें बताया गया। आज के लिए बस इतना सही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए सेक्शन नंबर 40 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। सेक्शन नंबर 40 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, ये है सेक्शन नंबर 40 में। क्लियर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 40, इसमें बदलाव किया गया है। 1983 से पहले जो 18 साल जो लिमिट था ना वो नहीं था, इसमें ये सब लिखा होता
कि नॉट बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। मतलब पहले 1983 तक जो है ना, ठीक है, 1983 में जब अमेंडमेंट हुआ था माइंस एक्ट में, उससे पहले यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपको खदान में काम करना है, ठीक है, तो या फिर अप्रेंटिस करना है, ट्रेनिंग करना है, कुछ भी करना है, अब काम करना हो, अप्रेंटिस करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, तो सबके लिए कितना एज था? 16 साल। हालांकि अभी क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। यही से बताया गया, इसमें आया था 1983 अमेंडमेंट कि कोई भी आदमी, ठीक है, 18 साल से काम नहीं करेगा, लेकिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है, अंडर सुपरविजन वो काम कर सकते हैं। तो सेक्शन 40 में ये लिखना है कि 18 साल से कम किसी आदमी को काम पर नहीं लगाना, ठीक है, काम पर नहीं लगाना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि अगर अप्रेंटिस है या ट्रेनिस है, अप्रेंटिस है या फिर ट्रेनी है, उसके लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 16 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, इतना ही यहाँ पे आज के लिए रखते हैं, ठीक है।